Now this is ABG analysis, that is arterial blood gas analysis. आर्टरी में गैस देखनी है हमें, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है ब्लड में, वो निकल के बाहर लंग्स के थ्रू बाहर नहीं जा रही, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो वो एसिड बना रही है, H पॉजिटिव आयंस को जन्म दे रही है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में वंस द कार्बन डाइऑक्साइड विल स्पाइक, देयर वुड बी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस लीडिंग टू अ फॉल इन द pH, that is acidosis. There is a compensatory increase in the values of bicarbonate. To compensate this acidosis, body increases bicarbonate ions in the blood to neutralize the values of hydrogen. कैसे बाइकार्बोनेट बढ़ाती है बॉडी? फ्रॉम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, फ्रॉम PCT. एक्यूट कंपनसेशन में बॉडी जो है वो अगर CO2 के लेवल 10 mmHg बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट का लेवल 1 मिली इक्विवेलेंट से बढ़ा देती है बॉडी टू कंपनसेट। क्रॉनिक कंपनसेशन में ये लेवल 4 मिली इक्विवेलेंट बढ़ जाता है फॉर एवरी 10 mmHg ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोजेज क्या हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा नहीं पा रही बॉडी से। तो सेंट्रल कोजेज हो सकते हैं, सेंट्रल कोजेज जैसे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रोक हो गया, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो गया, जिसके कारण हाइपोवेंटिलेशन हो रही है। हाइपोवेंटिलेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कैसे बाहर? एक्यूमुलेट हो जाएगी बॉडी में। ड्रग्स हो सकती हैं जो कि डिप्रेस कर देती हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को, जैसे मॉर्फिन है, सीडेटिव्स हैं, एनेस्थीसिया है, या कोई CNS इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी कोजेज भी हो सकते हैं, जैसे अस्थमा हो गया सीवियर, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कैसे बाहर? ऐसे अगर COPD एक्सासर्बेशन है तो नहीं जाती CO2 बाहर। बैराट्रोमा हो गया, न्यूमोकोनियोसिस हो गया, ARDS हो गया सीवियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट लीव द बॉडी। ऐसे ही अगर रेस्पिरेटरी मसल्स की कोई दिक्कत होगी तो हाइपोवेंटिलेशन होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी, जैसे पोलियो है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या फिर कुछ मिसलेनियस कोजेज भी हो सकते हैं जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और ओबेसिटी, जिसके कारण CO2 एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी। तो समरी क्या है कोजेज की? डेपर्स, दैट इज ड्रग्स, डिजीजेज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लाइक दीज। इडीमा हो सकता है, विच में भी कार्डियोजेनिक इडीमा और नॉन कार्डियोजेनिक इडीमा। न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन हो सकता है, स्पैज्म हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हाई CO2 लेवल्स के कारण एक तो CO2 नार्कोसिस होगा, डे टाइम स्लीपीनेस होगी, ठीक है, CO2 नार्कोसिस, और इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोजेज वैसोडाइलेशन इन द सेरेब्रल ब्लड वेसल्स, दैट इज इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, तो हेडेक होगा पेशेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होगी? अब मैनेजमेंट के लिए हम इलेक्टिव इंट्यूबेशन करेंगे। हाइपोवेंटिलेट कर रहा है पेशेंट तो हम इलेक्टिवली इंट्यूबेट करेंगे और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करवाएंगे थ्रू इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेकिन रेकमेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर एग्रेसिवली ट्रीट कर दिया तो जो CO2 है वो बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाएगा उसका, और वॉश आउट होने के कारण जो वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी थी, CO2 जो वैसोडाइलेशन करवा रही थी, अभी तक तो प्रॉब्लम थी वैसोडाइलेशन करवाना, लेकिन वो बिल्कुल ही अगर CO2 वॉश आउट हो गया तो वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी ज़रूरी भी थी थोड़ी बहुत, वो अगर नहीं रही बिल्कुल भी वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी, तो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स विल नॉट बी एबल टू डायलेट एंड विल नॉट बी एबल टू परफ्यूज द सेरेब्रम। सेरेब्रल परफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाएगा एंड इट कैन लीड टू सीजर्स, एंग्जाइटी, एस्टेरिक्सिस एंड इंक्रीज्ड डे टाइम स्लीपीनेस एंड पेपिलरी इडीमा हो सकता है अगर ये बिल्कुल ही एग्रेसिवली ट्रीट कर दिया तो। अब है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में क्या होता है कि ज़्यादा CO2 वॉश आउट हो गया है, बॉडी में CO2 है नहीं, CO2 है नहीं तो ये रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑल द H पॉजिटिव आयंस विल बी यूज्ड अप, तो बॉडी क्या करेगी? तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या है? देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। मेन प्रॉब्लम इज हाइपर वेंटिलेशन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो रहा है, एंड इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द हाइड्रोजन आयंस। ये रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो रही है तो हाइड्रोजन आयंस आर डिक्रीजिंग, दैट इज एल्कलोसिस इज हैपनिंग। टू कंपनसेट फॉर द हाइड्रोजन डिक्रीज, बॉडी डिक्रीजेज बाइकार्बोनेट एज वेल, ठीक है। तो कंपनसेट फॉर दिस हाइड्रोजन आयंस, बाइकार्बोनेट ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी बाय PCT।
तो एक्यूट में क्या होता है कि 10 mmHg अगर CO2 कम है तो बाइकार्बोनेट जो है वो 2 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाता है, और क्रोनिक में 4 से कम हो जाता है। अब कोजेज क्या होते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के? कोजेज वही होंगे जिसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन हो रही है। तो हाइपरवेंटिलेशन कब करेगा पेशेंट? जब पेन होगा पेशेंट को तो हाइपरवेंटिलेट करेगा, एंग्जाइटी में करेगा, हिस्टीरिया में, फीवर में, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट में, पल्मोनरी एडिमा और CHF में भी हाइपरवेंटिलेट करेगा। हाई ऑल्टीट्यूड है, पल्मोनरी एडिमा है तो हाइपरवेंटिलेट करेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो हाइपरवेंटिलेट करेगा, फ्लेयर चेस्ट है, फ्रैक्चर है तो पेन होगा, पेन ना हो डीप ब्रीदिंग नहीं करेगा, हाइपरवेंटिलेशन करेगा। मिसलेनियस को जैसे सेप्सिस और हीट एक्सपोजर में भी हाइपरवेंटिलेशन करेगा, CO2 वॉश आउट, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। CO2 कम है, ठीक है, CO2 कम है तो सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन है, तो डिजीनेस होगी, वर्टाइगो होगी, डे टाइम स्लीपीनेस होगी। इंट्रासेल्युलर, अब क्या है ना कि CO2 अगर कम है ना तो साथ में कम क्या हो जाता है बॉडी में? सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, ये सारे सेल्स के अंदर भाग जाते हैं। सोडियम भाग जाता है सेल के अंदर, पोटाशियम भाग जाता है सेल के अंदर, फॉस्फेट भाग जाता है सेल के अंदर, और इसकी वजह से अरिथमियास हो सकते हैं इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। साथ में कैल्शियम भी कम हो जाता है। कैसे? वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है कैल्शियम, तो कैल्शियम भी ब्लड, कैल्शियम फ्री कैल्शियम भी, आयनाइज्ड कैल्शियम भी ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जिसके कारण टेटनी हो सकती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैन कोज सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन, डिजीनेस, वर्टाइगो, ऑल्सो कोज अरिथमियास, ऑल्सो कोजेस टेटनी। मोस्ट कॉमन ABC डिजॉर्डर जो है ना क्रोनिकल इल पेशेंट्स में, वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ना कि एसिडोसिस। मैनेज कैसे करेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को? क्योंकि CO2 बाहर जा रही है तो CO2 ही अंदर लेंगे, उसके लिए हम पेपर बैग ब्रीदिंग यूज़ करेंगे। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, मॉडिफाइड एलन टेस्ट होता है टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ पामर आर्च। ये पामर आर्च जो होती है इसकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए मॉडिफाइड एलन टेस्ट करते हैं। अगर किसी एक साइड को ब्लॉक कर देने से ये पूरा एरिया पेल हो जा रहा है, ये एरिया पेल हो गया रेडियल आर्टरी को ब्लॉक करते ही, मतलब कोलैटरल्स नहीं है, ठीक है, तो मॉडिफाइड एलन टेस्ट इस अल्नर आर्च की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए ही यूज़ होता है। अगर ये इंटीग्रिटी होगी मेंटेन्ड तो कोलैटरल्स के कारण ये एरिया पेल नहीं रहेगा, पूरा हाथ ब्लश करेगा, इवन इफ वन आर्टरी इज क्लोज्ड और वन आर्टरी इज ओपन। ठीक है, एक भी आर्टरी अगर अल्नर या रेडियल में से ओपन है तो पूरा हाथ रेड होगा अगर कोलैटरल्स आर प्रेजेंट, द आर्च इज मेंटेन्ड। ठीक है, ऑलवेज टेक द ABG सैंपल फ्रॉम वेयर द कोलैटरल्स आर प्रेजेंट। कोलैटरल्स प्रेजेंट होंगी तभी हम ABG के लिए सैंपल लेंगे, वरना नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सैंपल लेते टाइम आर्टरी का स्पैज्म हो सकता है और उसकी वजह से गैंग्रीन हो सकता है अगर कोलैटरल्स प्रेजेंट नहीं होते तो। प्रेफर्ड साइट होती है रेडियल आर्टरी। पाल्पेट करेंगे आर्टरी को बिटवीन द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द रेडियस, उसके बीच में पाल्पेट करेंगे रेडियल आर्टरी और वहाँ से सैंपल लेंगे। सैंपल हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर लिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होंगे वो होगा एक 3 ml का सिरिंज जो कि प्री फिल्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस्ड हिपैरिन के साथ, रबर स्टॉपर होगा, रोल्ड टॉवल होगा, बैग ऑफ आइस होगा। ऑल्टरनेट टेक्निक्स क्या यूज़ कर सकते हैं हाथ की वेस्कुलरिटी को स्टडी करने के लिए? कलर डॉपलर स्टडी ऑफ फ्लो, प्लेथिस्मोग्राफी और MRI। ठीक है, अब क्या होता है ना एनायन गैप, क्या होता है एनायन गैप चेक करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बाइकार्बोनेट प्लस क्लोराइड। ठीक है, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो कि हम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ABG एनालिसिस।